हम उड़ान झारखंड ऑब्जेक्टिव को कवर कर रहे हैं। 9000 प्रश्नों का महासागर है ये बुक। आज हमारा 16वां दिन है। इससे पहले हमने 15 दिनों को कवर कर लिया है। आज के वीडियो में पूरा का पूरा झारखंड पॉलिटी हम कवर कर लेंगे। पूरी की पूरी झारखंड की राज्य व्यवस्था को कवर कर लिया जाएगा। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में परीक्षा हॉल्ट 247 को शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। आज के ही वीडियो में पूरा का पूरा झारखंड की राज्य व्यवस्था हम कवर कर लेंगे। ध्यान से इसे सुनिएगा, ठीक है। थोड़ा लंबा सेशन हो सकता है, तो चलिए देखते हैं। कहा जा रहा है कि झारखंड, ये सबसे पहला जो चैप्टर है इसमें झारखंड की राज्य व्यवस्था का परिचय है। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन है, झारखंड राज्य किस तिथि को अस्तित्व में आया था, यानी कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो 15 नवंबर 2000 को। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। इनमें से किस राज्य से अलग होकर के झारखंड राज्य का गठन किया गया था? कोई बड़ा इशू नहीं है, बिहार से अलग हुआ था, ठीक है। अब देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद आर्टिकल के तहत झारखंड राज्य के गठन के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं 15 नवंबर 2000 से पहले झारखंड किस राज्य का हिस्सा था? तो ये बिहार राज्य का हिस्सा था। और आप ये भी जानते हैं कि अनुच्छेद संविधान के, भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत कौन सा प्रोविजन आता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। अब इसके अनुच्छेद 1 में कहा जाता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, यानी कि यूनियन ऑफ द स्टेट। तो भारत क्या है? राज्यों का, राज्य से मिलकर के एक संघ बना है, राज्यों का एक संघ है। अच्छा, दूसरे अनुच्छेद में यह कहा जाता है कि भारत के अंदर अगर भारत को अपना सीमा बढ़ाना है या फिर किसी अन्य राज्य को अपने सीमा में, किसी अन्य राज्य को अपने में प्रवेश देना है या फिर उसकी स्थापना करना है, ठीक है, अलग से कोई और देश का, जैसे अगर तिब्बत को हम लोग कहें कि आप हमारे में मिल जाइए, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये आएगा? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। अभी श्रीलंका में जो क्राइसिस चल रहा है, अगर हम श्रीलंका हमारे में मिलना चाहेगा तो कौन सा अनुच्छेद हम लोग यहाँ पर अनुच्छेद के तहत उसको यहाँ पर मिलाया जाएगा? अनुच्छेद 2 के तहत। लेकिन अनुच्छेद 3 जो कहता है, जो आर्टिकल 3 कहता है कि भारत के अंदर ही, ठीक है, भारत के अंदर ही अगर हम किसी राज्य का, किसी जगह का सीमा में अगर चेंज करना चाहते हैं या उसका नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं तो हम किसके पास जाएंगे? आर्टिकल 3 के पास जाएंगे, अनुच्छेद 3 के पास जाएंगे, ठीक है, अनुच्छेद 3 के पास जाएंगे। तो समझ में आ गया। तो किस अनुच्छेद के तहत ऐसा किया होगा कि पहले बिहार था, अब बिहार और झारखंड को अलग करके इसकी सीमाएं चेंज कर दी गई, तो किस अनुच्छेद में पूछा गया होगा इसके बारे में? तो अनुच्छेद 3 में। किसमें? अनुच्छेद 3 में। अब देखते हैं आगे। झारखंड राज्य के निर्माण के लिए किस तिथि को लोकसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था? तो किस तिथि को पारित किया गया था? यह किया गया था आपके 2 अगस्त 2000 को। कब किया गया था? 2 अगस्त 2000 को झारखंड राज्य, क्या बोलते हैं, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था झारखंड राज्य के निर्माण के लिए 2 अगस्त 2000 ईस्वी को। झारखंड राज्य में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? झारखंड राज्य में राज्यसभा की सीटें जो हैं वो आपकी 6 सीटें हैं। कितनी? झारखंड राज्य में राज्यसभा की 6 सीटें हैं, ठीक है, राज्यसभा की 6 सीटें हैं और लोकसभा के लिए 14 सीटें हैं। राज्यसभा के लिए 6 सीटें, लोकसभा के लिए 14 सीटें, ठीक है। अब आगे देखते हैं, झारखंड राज्य में कुल कितनी संसदीय सीटें हैं? झारखंड राज्य में कुल संसदीय सीटें कितनी हैं? देखिए, संसद किन किन, संसद जो है कहा जाता है, ये जो है किससे मिलकर के बना होता है संसद? एक अपर हाउस जो आपका राज्यसभा है, ठीक है, और एक लोअर हाउस, यानी कि जो लोकप्रिय सदन है उसे क्या कहा जाता है? लोकसभा कहा जाता है, लोकसभा। और एक होता है राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये तो बात नहीं करेंगे, लेकिन संसदीय सीटों की अगर बात करेंगे तो राज्यसभा में कितनी सीटें? 6 सीटें। लोकसभा में कितनी सीटें? 14 सीटें। तो संसदीय सीटें कितनी हो गई भाई? तो ये 20 हो गया। कितना? 14 और 6 20 हो गया। अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि राज्य की लोकसभा सीटों में, राज्य की जो जितनी लोकसभा सीटें हैं, देखिए हमने देखा 14 लोकसभा सीटें हैं। अब इनमें से एसटी के लिए कितनी, एसटी के लिए कितनी, कुल कितनी सीटें रिजर्व्ड हैं? एसटी के लिए कुल 1 सीट रिजर्व्ड है, ठीक है। एसटी, उस पर केवल एसटी ही लड़ पाएगा, 1 सीट एसटी के लिए रिजर्व है। सॉरी, अनुसूचित जाति यहाँ पर है ना, अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, एससी के लिए 1 सीट रिजर्व्ड है। और अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्ड, तो ये ट्राइब्स, तो ये एसटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व्ड है? तो एसटी के लिए 5 सीटें रिजर्व्ड है।
कितने 5 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं, यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम है। कौन सा? पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम। याद रखिएगा, ये पश्चिमी सिंहभूम किस प्रमंडल में पड़ता है? कोल्हान प्रमंडल में पड़ता है। किसमें? कोल्हान प्रमंडल में पड़ता है। आगे देखिए, झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र, झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा है। कौन? चतरा है। झारखंड राज्य के किस जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व्ड हैं? तो ये आपका कौन सा राज्य है? तो गुमला और लोहरदगा। याद रखिएगा, गुमला और लोहरदगा के सभी विधानसभा क्षेत्र की सीटें जो हैं वो किसके लिए आरक्षित है? वो आपका अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। झारखंड सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या, विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का अधिकतम कितना प्रतिशत हो सकता है? तो ये हो सकता है आपका 15%, और ये केवल झारखंड राज्य नहीं बल्कि सब जगह के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, झारखंड सरकार में मंत्रियों की अधिकतम संख्या, झारखंड सरकार में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री को जोड़ करके कितनी हो सकती है? 12 हो सकती है। कितनी? 12 हो सकती है। झारखंड राज्य में, झारखंड सरकार में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री को सहित 12 हो सकती है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि कौन झारखंड राज्य में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रह चुके हैं? झारखंड में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रह चुके हैं शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा। कौन? शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा झारखंड राज्य में सबसे ज्यादा बार। याद रखिएगा, झारखंड में अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन तीन तीन बार। कितने बार? तीन तीन बार। शिबू सोरेन 3 बार और अर्जुन मुंडा 3 बार। तीन तीन बार मतलब सबसे अधिकतम बार मुख्यमंत्री का पद ये धारण कर चुके हैं। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए कौन झारखंड राज्य में सर्वाधिक बार विधानसभा के अध्यक्ष पद पर आसीन रह चुके हैं? तो सर्वाधिक बार विधानसभा के पद पर विधानसभा अध्यक्ष के पद पर आसीन रह चुके हैं आपके इंदर सिंह नामदारी। इंदर सिंह नामदारी, और ये भी 3 बार। कितने बार? 3 बार विधानसभा अध्यक्ष के पद पर ये आसीन रह चुके हैं। शिबू सोरेन अभी तक कितनी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए? 3 बार। कितनी बार? 3 बार आसीन हुए हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि अर्जुन मुंडा अभी तक कितनी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए हैं? तो अर्जुन मुंडा भी 3 बार हुए हैं। ठीक है, तो दोनों 3 बार। ठीक, इंदर सिंह नामदारी अभी तक कितनी बार झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष पद पर आसीन हुए हैं? तो ये आपका 3 है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब अगला चैप्टर देखिए, झारखंड राज्य में, झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 82 है, 82 है, जिसमें से कि 81 सदस्य जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, और एक सदस्य का मनोनयन किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, तो 82 टोटल विधानसभा में 82 सदस्य हैं। झारखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 81 है। झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए सदस्यों हेतु कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो एससी के लिए 9 सीटें आरक्षित है। कितना? 9 सीटें एससी के लिए आरक्षित है, जबकि एसटी के लिए 28 सीटें आरक्षित है। तो अनुसूचित जनजाति के लिए 28 सीटें आरक्षित है। 28 सीटें आरक्षित है। अब आगे देखिए, कहा जा रहा है झारखंड विधानसभा कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है मनोनयन के द्वारा एक सदस्य का। जैसा कि हमने बताया, झारखंड विधानसभा में निर्वाचित होकर के आते हैं 81 सदस्य, और एक सदस्य का मनोनयन किया जाता है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी थे, और ये 3 बार विधानसभा के अध्यक्ष अभी तक रह चुके हैं, जो कि सर्वाधिक है। झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो हैं। ठीक है, जेएमएम पार्टी से हैं झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो। ठीक है, और अगर इससे पूछा जाए कि रविंद्रनाथ महतो किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, तो रविंद्रनाथ महतो जो है वो नाला विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। ठीक है, अब देखिए, कहा जा रहा है कि बताइए झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो किस राजनीतिक दल से संबंधित नेता है, विधानसभा सदस्य हैं? तो झामुमो के। किससे? झामुमो के, जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर के निर्वाचित सदस्य हैं? तो नाला। याद रखिएगा, नाला से।
झारखंड विधानसभा के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? तो झारखंड विधानसभा के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष थे बागुन सुमरई। झारखंड विधानसभा के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? बागुन सुमरई थे। कौन? बागुन सुमरई थे, याद रखिएगा। अब आगे देखिए, झारखंड विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो झारखंड विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष भी बागुन सुमरई ही थे। ठीक है। झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर जो थे वो विशेश्वर खां थे। कौन? विशेश्वर खां झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे। और अभी नवीनतम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो याद रखिएगा, वो आपका है स्टीफन मरांडी। स्टीफन मरांडी। ठीक है। झारखंड विधानसभा में प्रथम प्रतिपक्ष के नेता कौन थे? झारखंड विधानसभा में प्रथम प्रतिपक्ष के नेता थे स्टीफन मरांडी। ठीक है। प्रथम प्रतिपक्ष नेता कौन थे? स्टीफन मरांडी थे, याद रखिएगा। झारखंड विधानसभा में वर्तमान प्रतिपक्ष के नेता कौन है? तो ये आपके बाबूलाल मरांडी बीजेपी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से। झारखंड राज्य के संसदीय कार्य मंत्री कौन है? तो झारखंड राज्य के संसदीय कार्य मंत्री हैं आपके आलमगीर आलम। आलमगीर आलम है झारखंड राज्य के संसदीय कार्य मंत्री। ठीक है। अब देखिए, कहा जा रहा है झारखंड विधानसभा के लिए मनोनीत प्रथम सदस्य का नाम क्या है? झारखंड विधानसभा के लिए मनोनीत प्रथम सदस्य का नाम जोसेफ पेचेल गाल्स्टिन। जैसा कि आप जानते हैं, एक मनोनीत सदस्य का विधानसभा में मनोनयन किया जाता है किसके द्वारा? राज्यपाल जी के द्वारा। एक एंग्लो इंडियन को तो सबसे पहला जो मनोनीत प्रथम सदस्य थे वो थे कौन? जोसेफ पेचेल गाल्स्टिन। अब देखिए, झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री अभी कौन है? हेमंत सोरेन है। ठीक है। हेमंत सोरेन का संबंध किस राजनीतिक दल से है? तो ये आपका झामुमो से है। झामुमो, याद रखिएगा। अब तो आप सबको ही पता होगा। ठीक है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक विधायक किस राजनीतिक पार्टी से है? तो झारखंड राज्य में सर्वाधिक विधायक झामुमो से ही हैं, ये भी याद रखिएगा। झारखंड राज्य में सर्वाधिक विधायक कहां से हैं? ये किस राजनीतिक पार्टी से है? तो झामुमो से है। किससे? झामुमो झारखंड मुक्ति मोर्चा से। और कितने विधायक हैं? तो याद रखिएगा 29 है। कितने? 29 विधायक हैं। झारखंड राज्य विधायकों की संख्या के मामले में किस पार्टी के दूसरा स्थान है? तो किस पार्टी का दूसरा स्थान है? तो बीजेपी का है। किसका? बीजेपी का है, याद रखिएगा, बीजेपी का। ठीक है। भाजपा का। और 29 विधायक किसके हैं? झामुमो का है। और भाजपा के कितने विधायक हैं? तो 26 विधायक है। कितने? 26 विधायक भाजपा के हैं। देखिए, 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में निवर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास को निम्न में से किसने पराजित किया था? तो ये कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको पता ही होगा। ठीक है। ये किया था आपके सरयू राय ने। जो आपका रघुवर दास अपने जो क्या बोलते हैं क्षेत्र से ये उठे थे, तो वहां पर सरयू राय भी उठे थे, आपको पता होगा, जमशेदपुर क्षेत्र से। तो ये यहाँ पर सरयू राय ने हराया था रघुवर दास को। ठीक। आगे देखिए, झारखंड की पांचवी विधानसभा, झारखंड की पांचवी विधानसभा में विभिन्न दलों की स्थिति के संबंध में बताइए। देखिए, भाजपा को 26 सीट मिला था। ठीक है। ठीक है। भाजपा को 26 सीट। उसके बाद कांग्रेस को, एक मिनट, यहाँ पर भाजपा को क्या कहा जा रहा है? झारखंड की पांचवी विधानसभा में विभिन्न दलों की स्थिति के संबंध में निम्न में से कौन सा एक गलत है? ठीक है। भाजपा को 26 सीट मिला था, झामुमो को 29 सीट मिला था, कांग्रेस को 17 सीट मिला था, और आजसू को कितना सीट मिला था? तो आजसू को 6 सीट नहीं, आजसू को 6 सीट नहीं, बल्कि आजसू को ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन जो है, आजसू को 2 सीट मिला था। तो याद रखिएगा, 6 सीट नहीं, 2 सीट मिला था। 17वीं लोकसभा में झारखंड राज्य से भारतीय जनता पार्टी के कुल कितने सदस्य हैं? 17वीं लोकसभा में झारखंड राज्य से, याद रखिएगा, झारखंड राज्य से जो भारतीय जनता पार्टी के कुल कितने सदस्य हैं? तो ये आपके 11 सदस्य हैं। कितने? 11 सदस्य हैं। अब देखिए, वर्तमान राज्यसभा में झारखंड राज्य से भारतीय जनता पार्टी के कुल कितने सदस्य हैं? तो ये कितने हैं भाई? तो ये है आपका 4 सदस्य। याद रखिएगा, वर्तमान जो राज्यसभा चल रहा है, ठीक है, तो इसमें झारखंड राज्य से बीजेपी के कुल कितने सदस्य हैं? तो 4 सदस्य हैं। कितने? 4 सदस्य हैं। अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि झारखंड विधानसभा में प्रथम उत्कृष्ट सदस्य के रूप में किसे सम्मानित व्यक्ति कौन थे? तो झारखंड राज्य में प्रथम उत्कृष्ट सदस्य के रूप में सम्मानित व्यक्ति कौन थे? विशेश्वर खान थे। विशेश्वर खान। और आप बताएंगे कि जो विशेश्वर खान थे ये और क्या थे? ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि प्रथम प्रोटेम स्पीकर, विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर भी विशेश्वर खान थे। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। झारखंड विधानसभा के किस सदस्य को वर्ष 2020 में उत्कृष्ट सदस्य के रूप में सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया भाई? तो ये किया गया था आपका नलिन सोरेन को। ठीक है। झारखंड विधानसभा के नलिन सोरेन को वर्ष 2020 में उत्कृष्ट सदस्य के रूप में सम्मानित किया गया। वहीं पर झारखंड विधानसभा की त्रैमासिक पत्रिका, झारखंड विधानसभा की त्रैमासिक जो 3 महीनों पर पत्रिका निकलती है, उसका प्रकाशन किस नाम से किया जाता है? तो ये किया जाता है उड़ान के नाम से। किसे? उड़ान के नाम से।
अब हम देखेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 वाला जो हुआ। अब यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 कितने चरण में संपन्न कराया गया था। तो झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 5 चरण में संपन्न कराया गया था। कितने? 5 चरण में संपन्न कराया गया था। जैसा कि हम जानते हैं झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 82 सीट है, जिसमें से कि 81 सीटों पर चुनाव होता है। इसको निर्वाचित सदस्य 81 है, एक मनोनीत सदस्य होते हैं जो कि क्या करता है वो राज्यपाल जो है उसको मनोनयन करता है कि एंग्लो इंडियन को। तो 81 सीटों पर टोटल क्या होता है कुल मिलाकर के इलेक्शन होता है, इलेक्टेड होता है, निर्वाचित होते हैं 81 सदस्य। अब यहाँ पर 81 सदस्य का यहाँ पर इलेक्शन होना था। तो 5 चरण में, कितने चरण में? 5 चरण में इसका आयोजन किया गया। मतगणना का, मतदान का 5 चरण हुआ, 5 चरण में। अच्छा, 81 सीटों में अगर किसी पार्टी को 41 सीट मिल जाता है, ठीक है, 81 सीटों में अगर किसी पार्टी को 41 सीट मिल जाता है तो वो फुल बहुमत में, फुल सपोर्ट वाली सरकार हो जाएगी, फुल बहुमत वाली, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां से देखिए झारखंड विधानसभा 2000 झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 की मतगणना तिथि कितनी थी? तो याद रखिएगा मतगणना हुआ था आपका 23 दिसंबर 2019 को। देखिए 5 चरणों में चुनाव हुआ, 5 चरणों में चुनाव हुआ और जो 5वां चरण था यानी कि लास्ट चरण वो हुआ था 20 दिसंबर 2019 को। कब हुआ था? 2019 वाला जो चुनाव हुआ था 5 चरणों में हुआ था। और लास्ट का जो 5वां चरण था, 5th फेज वाला इलेक्शन था, ये 20 दिसंबर 2019 को हुआ था। और उसके 3 दिन बाद यानी कि 23 दिसंबर 2019 को, 23 दिसंबर 2019 को इसका मतगणना हुआ, इलेक्शन काउंटिंग, वोट काउंट हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा मतगणना की तिथि 23 दिसंबर 2019। झारखंड विधानसभा चुनाव में 2019 वाले चुनाव में कितना प्रतिशत मतदान हुआ था? तो याद रखिएगा ये प्रतिशत जो था मतदान के लिहाज से 65.17%, 65.17% झारखंड राज्य में जो विधानसभा चुनाव हुआ 2019 वाला 65.17% हुआ था। अब देखिए किस झारखंड विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक मतदान दर्ज किया गया है? तो किस में किया गया भाई? तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे, तो देखिए 2019 में, तो 2019 में कितना मतगणना प्रतिशत हुआ? तो 65.17%। 2019 में 65.17%। अगर 2005 की बात करें, ठीक है, 2005 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें हुआ था आपका 57.03%, ठीक, 57.03। अच्छा, 2009 में जो चुनाव हुआ उसमें हुआ 56.96। और जो 2014 में चुनाव हुआ था विधानसभा चुनाव, ये हुआ था आपका 66.53%। तो आप ही बताइए कि कौन से विधानसभा के चुनाव में मतलब सबसे ज्यादा इलेक्शन हुआ था? तो यहां से क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी कि 2014 में अभी तक सर्वाधिक मतदान दर्ज किया गया प्रतिशत के हिसाब से। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के समय झारखंड राज्य में मतदाताओं की संख्या कितनी है लगभग? तो याद रखिएगा मतदाताओं की संख्या लगभग थी आपका 2.28 करोड़, 2.28 करोड़ लगभग मतदाताओं की संख्या थी, ठीक है, 2.28 करोड़। अब देखिए क्या कहा जा रहा है झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के अनुसार झारखंड के कुल मतदाताओं में पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत कितना? तो पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत था 52%। क्या? पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत था 52%। और महिला मतदाताओं का प्रतिशत कितना? तो ये हो जाएगा आपका महिला मतदाता, सॉरी देख लेते हैं, पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 52, तो महिला का हो जाएगा 48, है ना, क्योंकि 52 और 48 ये दोनों 100% हो जाता है, पुरुष और महिला इतने मतदाता, ठीक है, तो 48% हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में प्रत्येक प्रत्याशी के लिए अधिकतम खर्च की सीमा चुनाव आयोग ने कितनी तय की थी? तो ये किया था अधिकतम 28 लाख रुपया अधिकतम खर्च की सीमा चुनाव आयोग ने तय की थी। तो कितना? अधिकतम 28 लाख रुपया, अधिकतम 28 लाख रुपया, ठीक। आगे देखिए कहा जा रहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में सर्वाधिक मतों से विजय प्राप्त करने वाले प्रत्याशी कौन? तो सर्वाधिक मतों से विजय प्राप्त करने वाले जो प्रत्याशी थे वो थे आपके आलमगीर आलम। कौन थे? आलमगीर आलम, सर्वाधिक मत इन्हीं को मिला था, ठीक है, आलमगीर आलम को। और ये आलमगीर आलम जो है ये पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से विजयी हुए थे, पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से विजयी हुए थे। और यह कितने वोटों से जीते थे? तो
108 वोटों से अपने अपोजिट पार्टी से, अपने ओपोनेंट से इन्होंने जीत हासिल की थी। आलमगीर आलम पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से ये जीते थे और 65,108 वोटों से ये अपने ओपोनेंट से, विपक्ष से जीते थे। ठीक है, आगे देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में सर्वाधिक मतों से विजय प्राप्त करने वाले प्रत्याशी आलमगीर आलम का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो पाकुड़ विधानसभा। कौन सा? पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र है। झारखंड विधानसभा 2019 में सर्वाधिक मतों से विजय प्राप्त करने वाले प्रत्याशी आलमगीर आलम का संबंध किस राजनीतिक दल से है? तो ये आपका है कांग्रेस से। किससे? कांग्रेस से इनका संबंध है, कांग्रेस से। अब देखिए, विधानसभा चुनाव 2019 में सर्वाधिक मतों से विजय प्राप्त करने वाले प्रत्याशी आलमगीर आलम ने लगभग कितने वोटों से जीत प्राप्त की थी? तो लगभग इन्होंने जीत प्राप्त किया था 65,000 वोटों से। कितने? 65,000। अभी हमने बोला 65,108, तो यहाँ ओवरऑल राउंड फिगर में कहा जाए तो लगभग 65,000 से। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में न्यूनतम मतों से विजय प्राप्त करने वाले प्रत्याशी कौन थे? तो न्यूनतम मतों से विजय प्राप्त करने वाले प्रत्याशी थे भूषण बारा, और इनका भी संबंध कांग्रेस से ही है। किससे? कांग्रेस से ही है। और अगर इनके क्या बोलते हैं, विधानसभा क्षेत्र की बात करें, किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? तो सिमडेगा। याद रखिएगा, सिमडेगा। भूषण बारा कांग्रेस से संबंधित, कांग्रेस पार्टी से सदस्य, कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। सबसे कम न्यूनतम मतों से ये विजयी हुए थे और सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और 285 वोट से, मात्र 285 वोट से ये जीते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा भूषण बारा। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में सबसे कम वोटों से विजय प्राप्त करने वाले प्रत्याशी भूषण बारा का विधानसभा क्षेत्र सिमडेगा है। वहीं पर झारखंड विधानसभा में न्यूनतम मतों से विजय प्राप्त करने वाले प्रत्याशी भूषण बारा का संबंध किस राजनीतिक दल से है? तो कांग्रेस से है। अभी हमने बात किया। अब देखिए, कहा जा रहा है झारखंड विधानसभा चुनाव में न्यूनतम मतों से विजय प्राप्त करने वाले प्रत्याशी भूषण बारा ने कितने वोटों से जीत दर्ज की थी? तो 285, मात्र 285। झारखंड विधानसभा 2019 में किस विधानसभा सीट से सरयू राय ने, किस विधानसभा सीट से सरयू राय ने सरयू राय ने निवर्तमान, यानी कि जो उस समय मुख्यमंत्री रघुवर दास था, उसको पराजित किया था? तो ये था आपका पूर्वी जमशेदपुर वाला इलाका। ठीक है, तो पूर्वी जमशेदपुर विधानसभा सीट से सरयू राय ने किसको हराया? तो ये रघुवर दास को हराया था। ठीक है, अब देखिए, कहा जा रहा है झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में झारखंड के उस समय के मुख्यमंत्री रघुवर दास को पराजित करने वाले प्रत्याशी सरयू राय ने किस राजनीतिक दल से चुनाव लड़ा था? तो ये लड़ा था आपके निर्दलीय। ठीक है, कोई राजनीति, ना भाजपा से, ना कांग्रेस से, ना आजसू से, इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और ये जीते थे। किसके विरुद्ध? तो रघुवर दास के विरुद्ध। चलिए, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में झारखंड के उस समय के मुख्यमंत्री रघुवर दास को पराजित करने वाले निर्दलीय प्रत्याशी सरयू राय का चुनाव चिन्ह क्या था? तो ये चुनाव चिन्ह था गैस सिलेंडर छाप। क्या था? गैस सिलेंडर छाप। अब देखिए, कहा जा रहा है झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में विजय प्राप्त करने वाले सबसे अधिक उम्र के विधायक कौन? तो सबसे अधिक उम्र के विधायक रामेश्वर उरांव। सबसे अधिक उम्र के विधायक रामेश्वर उरांव, और ये कांग्रेस से, कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। किसके? कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। और इनका अगर विधानसभा सीट की बात करें, मतलब ये किस विधानसभा सीट से विजयी हुए थे? तो याद रखिएगा, लोहरदगा से। किससे? लोहरदगा, याद रहेगा, लोहरदगा विधानसभा सीट से संबंधित है। यहाँ से जीते थे कौन? रामेश्वर उरांव, और सबसे अधिक उम्र के ये विधायक है। ठीक है, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में। ठीक है, आगे देखिए, कहा जा रहा है सबसे अधिक उम्र के विधायक रामेश्वर उरांव का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपका लोहरदगा है। कौन सा? लोहरदगा। अब देखिए, सबसे अधिक उम्र के विधायक रामेश्वर उरांव का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से है? तो ये आपके कांग्रेस से है। किससे? कांग्रेस से है। आगे देख लीजिए, कहा जा रहा है कि, एक मिनट आ जाओ तब ना कहेंगे। हाँ, झारखंड विधानसभा चुनाव में विजय प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के विधायक, तो देखिए, सबसे अधिक उम्र के विधायक रामेश्वर उरांव, कांग्रेस से संबंधित, लोहरदगा विधानसभा सीट से संबंधित। ठीक है, सबसे कम उम्र के विधायक अंबा प्रसाद। कौन? सबसे कम उम्र की विधायक अंबा प्रसाद, और ये किस विधानसभा क्षेत्र से आती हैं? तो ये आती हैं बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से। याद रखिएगा, अंबा प्रसाद सबसे कम उम्र की विधानसभा चुनाव 2019 में विजय प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की विधायक अंबा प्रसाद, बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से ये संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, झारखंड विधानसभा में सबसे कम उम्र की विधायक अंबा प्रसाद का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? बड़कागांव है। अब देखिए, 2019 में विजय प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के विधायक अंबा प्रसाद का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से है? तो किस राजनीतिक पार्टी से है? तो ये कांग्रेस से है। किससे? कांग्रेस से है। विधानसभा चुनाव
2019 में इनमें से किस विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशियों की संख्या सर्वाधिक थी? तो ये था आपका कौन सा विधानसभा? ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशियों की संख्या सबसे अधिक थी। याद रखिएगा, ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र से, ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशियों की संख्या जो उम्मीदवार थे वो सबसे ज़्यादा था। और यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर अकेले ईचागढ़ से 31 प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हुए थे। ठीक है, अब देखिए कहा जा रहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में इनमें से किस विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशियों की संख्या न्यूनतम थी? तो प्रत्याशियों की संख्या न्यूनतम थी सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से, सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशियों की संख्या न्यूनतम थी। अब देखिए कहा जा रहा है झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में विजय प्राप्त करने वाली महिला प्रत्याशियों की संख्या कितनी? तो महिला प्रत्याशियों की संख्या झारखंड विधानसभा 2019 में महिला प्रत्याशी जो विजय प्राप्त की थी, जो जीती थी, उसकी संख्या थी 10। कितनी? उसकी संख्या थी 10। मतलब कि 2019 विधानसभा चुनाव में 10 महिलाएं विधायक बनी। और अभी तक झारखंड में हुए चुनाव में मतदान में सबसे अधिक महिला विधायक इसी विधानसभा चुनाव 2019 में। ठीक है, झारखंड में किस विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक महिला प्रत्याशियों ने जीत प्राप्त करी? तो सर्वाधिक महिलाओं ने तो 2019 में। ठीक है, झारखंड विधानसभा 2019 में 10 विधानसभा सीटों पर विजय प्राप्त करने वाली महिला प्रत्याशियों में कितनी महिलाएं पहली बार विधानसभा में आई हैं? तो कितनी महिलाएं पहली बार विधानसभा में आई हैं? तो 6 महिलाएं जो है ये पहली बार विधानसभा में आई हैं। तो याद रखिएगा, 10 विधायक में से 6 महिलाएं पहली बार विधानसभा में चुन करके आई हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार का शपथ ग्रहण समारोह इनमें से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो शपथ ग्रहण समारोह किया गया था मोरहाबादी मैदान रांची में। कहां पर? मोरहाबादी मैदान रांची में। हेमंत सोरेन झारखंड के कितने नंबर के मुख्यमंत्री है? तो हेमंत सोरेन झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री है। देखिए 22 साल में ये 11वें नंबर का मुख्यमंत्री बन गया। सोच के देखिए, मतलब अंधेर नगरी चौपट राजा 22 साल में 11वें नंबर का मुख्यमंत्री। चलिए, कहा जा रहा है झारखंड विधानसभा 2019 में हेमंत सोरेन ने इनमें से किस विधानसभा सीट में से विजय प्राप्त की थी? झारखंड विधानसभा 2019 में हेमंत सोरेन ने इनमें से किस विधानसभा सीट से विजय प्राप्त की थी? तो ये किया था भाई, ये किया था दुमका और बरहेट दोनों से। ठीक है, दुमका और बरहेट दोनों से इन्होंने क्या किया था? जीत हासिल की थी। ठीक है, अब देखिए हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा में इनमें से किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये करते हैं बरहेट से। ठीक है, ये बरहेट से विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन इन्होंने बरहेट और दुमका दोनों जगह से चुनाव लड़ा और दोनों से जीता भी। ठीक है, आगे देख लीजिए, कहा जा रहा है कि झारखंड नवंबर 2020 में झारखंड विधानसभा उपचुनाव में दुमका विधानसभा सीट से इनमें से किसने जीत प्राप्त की है? तो ये किया आपके बसंत सोरेन ने। किसने? बसंत सोरेन ने जीत प्राप्त किया झारखंड विधानसभा उपचुनाव जो कि नवंबर 2020 में हुआ था। दुमका विधानसभा सीट से बसंत सोरेन जीता था। और देखिए नवंबर 2020 में झारखंड विधानसभा उपचुनाव में बेरमो विधानसभा सीट से किसने जीता? कौन जीता था? तो ये जीता था आपका कुमार जयमंगल। कौन जीता था? देखिए बेरमो विधानसभा से कुमार जयमंगल जीता था और दुमका विधानसभा से बसंत सोरेन जीता था। तो ये हमने क्या देखा? झारखंड विधानसभा का चुनाव। अब हम आगे के चैप्टर देखते हैं। अब हम देखेंगे झारखंड सरकार, किसके बारे में? झारखंड सरकार के बारे में। ठीक है, तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर देखते हैं। झारखंड राज्य के सबसे पहले राज्यपाल कौन थे? तो प्रभात कुमार थे। कौन? झारखंड राज्य के सबसे पहले राज्यपाल जो थे प्रभात कुमार थे। याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 से लेकर के इनका कार्यकाल रहा था 3 फरवरी 2002 तक। इंपॉर्टेंट इतना ये नहीं है कि कब से कब तक थे, ये इंपॉर्टेंट है कि प्रथम राज्यपाल थे प्रभात कुमार। अच्छा, कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो झारखंड राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल जो थे वो विनोद चंद्र पांडे थे। विनोद चंद्र पांडे। झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं रमेश बैस। और इससे पहले आप लोग जानते हैं द्रौपदी मुर्मू थी, लेकिन अब रमेश बैस है। ठीक है, झारखंड राज्य में अभी तक कितने व्यक्ति कार्यवाहक राज्यपाल को छोड़कर अगर बात करें तो राज्यपाल के पद पर आसीन हुए हैं? तो ये हुआ है आपका 9 व्यक्ति। ठीक है, कितने व्यक्ति? 9 व्यक्ति कार्यवाहक, जिसमें से कि पहला राज्यपाल कौन? प्रभात कुमार। दूसरा राज्यपाल जो था एम रामा जोइस। कौन था? एम रामा जोइस थे।
और अगर 8वें नंबर की जो राज्यपाल थी, 8वें नंबर की राज्यपाल जो थी, याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू थी। कौन? द्रौपदी मुर्मू। और जो 9वें नंबर का राज्यपाल है वो कौन है अभी? रमेश बैस साहब। कौन? रमेश बैस साहब। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो झारखंड राज्य में अगर कार्यवाहक राज्यपाल को छोड़ करके बात करें तो राज्यपाल के पद पर अभी तक आसीन हुए हैं 9 लोग, लेकिन अगर कार्यवाहक राज्यपाल को जोड़ दिया जाए तो 10 लोग हुए हैं, ठीक है। ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे आपके बाबूलाल मरांडी। झारखंड राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? शिबू सोरेन। कौन थे? शिबू सोरेन। झारखंड राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे? झारखंड राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री भी थे शिबू सोरेन ही। झारखंड राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री भी शिबू सोरेन थे। दूसरे मुख्यमंत्री जो थे, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है क्योंकि झारखंड राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा थे, ठीक है। पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे शिबू सोरेन, ठीक है। तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे शिबू सोरेन, दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा, पहले नंबर के मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। और झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो ये बात तो आपको पता है, हेमंत सोरेन। और इससे पहले के मुख्यमंत्री कौन थे? रघुवर दास। कौन? रघुवर दास। तो देखिए हेमंत सोरेन 11वें नंबर का मुख्यमंत्री है। हेमंत सोरेन 11वें नंबर का मुख्यमंत्री है और रघुवर दास 10वें नंबर का मुख्यमंत्री था, ठीक है। अब देखिए झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का संबंध मुख्यमंत्री रहते समय किस राजनीतिक पार्टी से था? उस समय की अगर बात करें तो वो थे आपके भाजपा से ही, ठीक है। तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का संबंध मुख्यमंत्री रहते हुए किस राजनीतिक पार्टी से था? जहां पर दिया गया है कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से है? तो झामुमो से है। किस राजनीतिक पार्टी से? झामुमो से है। झारखंड राज्य में अभी तक कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए हैं? तो झारखंड राज्य में अभी तक 6 व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए हैं। 6 व्यक्ति अभी तक मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए हैं। तो कौन कौन से व्यक्ति हैं? एक तो बाबूलाल मरांडी पहले नंबर के मुख्यमंत्री, दूसरे नंबर पर अर्जुन मुंडा, ठीक है। तीसरे नंबर पर शिबू सोरेन, ठीक है। 3 उधर हो गया। और उसके बाद आपका एक मधु कोड़ा थे, ठीक है। मधु कोड़ा चौथे नंबर के। और एक है आपका कौन? रघुवर दास। और एक है आपका हेमंत सोरेन। तो 6 लोग हैं और 6 लोग मतलब अभी तक 6 लोग मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए हैं, बदल बदल कर मतलब 11 बार हो चुका है। 11वें नंबर के हेमंत सोरेन है। आगे देखिए झारखंड राज्य में सर्वाधिक अवधि तक मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो झारखंड राज्य में सर्वाधिक अवधि तक, देखिए झारखंड राज्य में सर्वाधिक अवधि तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो आपका अर्जुन मुंडा। कौन? अर्जुन मुंडा। अभी तक की बात अगर करें, ठीक है, अर्जुन मुंडा अभी तक की अगर बात करें तो सर्वाधिक अर्जुन मुंडा है, ठीक है। मतलब कि ये 344 दिन, 344 दिन ये क्या किए थे? रहे थे किसमें? मुख्यमंत्री पद पर, ठीक है। 344 दिन तक ये मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। लेकिन अगर रिसेंट की बात करें तो रघुवर दास, ठीक है, सबसे ज्यादा सर्वाधिक दिन कब से कब तक? 2014 से लेकर के 2019, यानी कि 5 साल का कार्यकाल इन्होंने पूरा किया। लेकिन उससे पहले रघुवर दास से पहले सबसे ज्यादा दिन मुख्यमंत्री के पद पर कौन रहा था? ये रहा था आपका अर्जुन मुंडा। कौन रहा था? अर्जुन मुंडा रहा था। और रघुवर दास जो कि अभी रिसेंट में मतलब 5 साल 2014 से 2019 तक 5 साल का पूरा कार्यकाल इन्होंने किया था, ठीक है। तो ये सर्वाधिक हो गया। झारखंड राज्य में एक टर्म में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो एक टर्म में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति का नाम कौन सा है? रघुवर दास, ठीक है। अब देखिए किसी एक टर्म में न्यूनतम दिनों तक निम्न में से कौन मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे? तो किसी एक टर्म पर शिबू सोरेन, ये मात्र 10 दिन के लिए। याद रखिएगा शिबू सोरेन जो तीसरे नंबर का जब मुख्यमंत्री बने थे, बाबूलाल मरांडी पहला, दूसरा आपका अर्जुन मुंडा और तीसरा नंबर शिबू सोरेन का। तो शिबू सोरेन उस समय तीसरे नंबर के जब मुख्यमंत्री बने थे तो ये मात्र 10 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। कितने? 10 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। 2 मार्च से लेकर के 12 मार्च तक बना था 2005 में। 2 मार्च 2005 से लेकर के 12 मार्च 2005 तक। अब देखिए झारखंड राज्य में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? झारखंड राज्य में कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? तो ये लगाया जा चुका है आपके 3 बार। टोटल 3 बार झारखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। इस वर्ष झारखंड राज्य में सर्वाधिक दिनों तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा तो ये रहा था आपके 2009 में। 2009 में यानी कि उस समय रहा था जनवरी से लेकर दिसंबर तक, ठीक है। एक मिनट राष्ट्रपति शासन जनवरी से लेकर, एक मिनट यहाँ पर क्या हो गया, जो यहाँ जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, जनवरी से लेकर के दिसंबर 2019 तक मतलब लगभग 1 साल राष्ट्रपति शासन रहा था 2009 में, ठीक है। राष्ट्रपति शासन रहा था 2009 में।
यहाँ पर अर्जुन मुंडा, देखिए यह था ना, झारखंड राज्य में सर्वाधिक अवधि तक मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहने वाले व्यक्ति कौन है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि रघुवर दास एक टर्म में पूरा का पूरा कार्यकाल इसने पूरा किया था। अर्जुन मुंडा जो कि दूसरे नंबर का मुख्यमंत्री था, उस समय ये 2003 से 2005 तक मुख्यमंत्री रहा। फिर उसके बाद ये जब अर्जुन मुंडा दूसरे बार बना मुख्यमंत्री 2005-2006 में, फिर उसके बाद अर्जुन मुंडा बना था 2010 से 2010 में, और 2010 से 13 तक ये क्या हो कि अर्जुन मुंडा जो है 3 बार, ठीक है, 3 बार सबसे ज़्यादा बार जो मुख्यमंत्री रहने के मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे तो अर्जुन मुंडा थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो गया था मिस्टेक कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक अवधि तक मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहने वाले व्यक्ति कौन है, तो एक टर्म में सर्वाधिक अवधि तक रहा है रघुवर दास। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, शिबू सोरेन भी 3 टर्म में ये मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अवधि इसकी बहुत कम। लेकिन यहाँ पर देखिए अर्जुन मुंडा, ये सही जवाब हो जाएगा इसका अर्जुन मुंडा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इसका सही जवाब अर्जुन मुंडा हो जाएगा, क्योंकि ये पहला बार जब मुख्यमंत्री बना था तो अर्जुन मुंडा बना था जिस समय पहला बार, तो ये 2003 से 2005 रहा। फिर बीच में एक बार 10 दिन के लिए मुख्यमंत्री कौन बना, शिबू सोरेन बना। फिर अर्जुन मुंडा बना 2005 से 2006, और फिर अर्जुन मुंडा बना कितने नंबर का, 8वें नंबर का मुख्यमंत्री बना 2010 से 2013 तक। तो ये रहा है सर्वाधिक समय तक, सर्वाधिक अवधि तक अगर जोड़ा जाए तो सर्वाधिक पद पर अवधि तक पद पर आसीन रहने वाले व्यक्ति है। ठीक है, अगर एक टर्म की बात करें तो रघुवर दास है। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। चलिए, अब यहां पर कहा जाए झारखंड सरकार के प्रथम मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला मंत्री कौन थी। तो झारखंड सरकार के प्रथम मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला मंत्री, जो एकमात्र महिला मंत्री जोबा मांझी थी। कौन, जोबा मांझी, एकमात्र महिला मंत्री। जब कहता है झारखंड राज्य के एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो झारखंड राज्य के एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन, मधु कोड़ा। ठीक है, ये बहुत हंसते थे, इसका देखे होंगे आप। ठीक है, चलिए, अब कहा जा रहा है झारखंड सरकार के वर्तमान ग्रामीण विकास मंत्री कौन है। तो झारखंड सरकार के वर्तमान ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को बनाया गया है, और ये जो है आलमगीर आलम, ये पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा वोटों से ये जीता था। ठीक है, आलमगीर आलम। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, झारखंड के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है। तो झारखंड के वर्तमान वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी हैं। कौन, रामेश्वर उरांव जी वर्तमान वित्त मंत्री है। ठीक है, आगे देखिए, और ये भी याद रखिएगा कि रामेश्वर उरांव सबसे अधिक उम्र के विधायक भी है। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जा रहा है, झारखंड सरकार के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन। तो झारखंड सरकार के वर्तमान शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। अब ये विडंबना है, ये एक तरह से कह सकते हैं कि हम लोग के लिए एक दुर्भाग्य है कि झारखंड सरकार में वर्तमान शिक्षा मंत्री 12 पास भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखिए, झारखंड सरकार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है। झारखंड सरकार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो ये है आपका बन्ना गुप्ता। कौन, बन्ना गुप्ता। झारखंड सरकार के पेयजल व स्वच्छता विभाग के वर्तमान मंत्री कौन, तो याद रखिएगा मिथिलेश ठाकुर। झारखंड सरकार के पेयजल व स्वच्छता विभाग के वर्तमान मंत्री कौन है, तो ये है आपके मिथिलेश ठाकुर। कौन है, मिथिलेश ठाकुर। अब देखिए, झारखंड सरकार के सार्वजनिक वितरण व उपभोक्ता मामले के विभाग के वर्तमान मंत्री कौन है, तो ये आपके हैं रामेश्वर उरांव, क्योंकि वित्त मंत्री और सार्वजनिक वितरण इसके भी मंत्री रामेश्वर उरांव हैं। झारखंड सरकार के उत्पाद व मद्य निषेध विभाग के मंत्री वर्तमान मंत्री कौन है, तो ये है आपके जगन्नाथ महतो। झारखंड सरकार के उत्पाद व मद्य निषेध विभाग के वर्तमान मंत्री कौन, तो ये है आपका जगन्नाथ महतो। झारखंड सरकार के महिला व बाल विकास विभाग के वर्तमान मंत्री कौन है, तो ये है आपकी जोबा मांझी। याद रखिएगा, झारखंड सरकार के महिला व बाल विकास विभाग के वर्तमान मंत्री जोबा मांझी। कौन, जोबा मांझी। अब आगे देखिए, कहा जा रहा है झारखंड सरकार के सहकारिता विभाग के वर्तमान मंत्री कौन है, तो झारखंड सरकार के सहकारिता विभाग के वर्तमान मंत्री बादल पत्रलेख है। बादल पत्रलेख है। अब देखिए, झारखंड सरकार के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के वर्तमान मंत्री कौन है, तो श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग के वर्तमान मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता। सत्यानंद भोक्ता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। झारखंड सरकार के अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के वर्तमान मंत्री कौन है, तो ये हैं आपके चंपई सोरेन। कौन, चंपई सोरेन। जनजाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी और एससी कल्याण विभाग के वर्तमान मंत्री चंपई सोरेन हैं। झारखंड सरकार के परिवहन विभाग के मंत्री कौन है, तो झारखंड सरकार के परिवहन विभाग के मंत्री भी चंपई सोरेन ही हैं। याद रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं, झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के वर्तमान मंत्री कौन है, तो ये है आपका हफीजुल हसन। झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के वर्तमान मंत्री कौन है, हफीजुल हसन।
झारखंड हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? झारखंड हाई कोर्ट के प्रथम उप मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता जी थे। कौन? न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता। ठीक है, तो झारखंड हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता जी। ठीक है, अब देखिए झारखंड हाई कोर्ट के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो झारखंड राज्य के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो थे ये आपके कौन थे? ये थे आपके न्यायाधीश एस जे मुखोपाध्याय। न्यायाधीश एस जे मुखोपाध्याय झारखंड राज्य के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, झारखंड राज्य के ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश थे? झारखंड राज्य के ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य पद को भी सुशोभित किया है? तो ये कौन से थे? देखिए याद रखिएगा इसको कि आपके न्यायाधीश अल्तमश कबीर, याद रखिएगा न्यायाधीश अल्तमश कबीर जी जो थे ये। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि झारखंड हाई कोर्ट में अभी तक कितने व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन हो चुके हैं? कार्यवाहक न्यायाधीश को छोड़ करके बात करना है, तो ये आपके 13, याद रखिएगा झारखंड उच्च न्यायालय में अभी तक 13 न्यायाधीश आसीन हो चुके हैं न्यायाधीश के पद पर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि निम्न में कौन झारखंड हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन रही हैं? तो ये आपकी कौन थी? न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्र। न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्र पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद पर आसीन रही। झारखंड राज्य गठन के समय झारखंड हाई कोर्ट के कुल कितने न्यायाधीश कार्यरत थे? मुख्य न्यायाधीश को अगर इंक्लूड करके बात करें तब, तो याद रखिएगा 8। ठीक है, झारखंड राज्य गठन के समय झारखंड हाई कोर्ट में कुल 8 न्यायाधीश कार्यरत थे। कुल 8 न्यायाधीश कार्यरत थे। आगे देखते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय, झारखंड हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने पद सृजित हैं? तो याद रखिएगा 20। झारखंड उच्च न्यायालय झारखंड हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 20 पद सृजित हैं। आगे देखिए झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन है। न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन। झारखंड हाई कोर्ट देश का कितनावां नंबर का हाई कोर्ट है? ठीक है, तो ये देश का 21वां। झारखंड हाई कोर्ट देश का 21वां। झारखंड हाई कोर्ट देश का 21वां उच्च न्यायालय है। झारखंड हाई कोर्ट देश का 21वां उच्च न्यायालय है। झारखंड राज्य में जिला न्यायाधीश तथा मुंसिफ स्तर के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए झारखंड जुडिशियल एकेडमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये करा गया था 2002 में। झारखंड राज्य में जिला न्यायाधीश तथा मुंसिफ स्तर के पदाधिकारियों को ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए झारखंड जुडिशियल एकेडमी की स्थापना 2002 में करी गई थी। झारखंड राज्य के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? झारखंड राज्य के प्रथम लोकायुक्त थे न्यायाधीश लक्ष्मण उरांव। झारखंड राज्य के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? झारखंड राज्य के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो याद रखिएगा झारखंड राज्य के पहले लोकायुक्त कौन थे? तो पहले लोकायुक्त न्यायाधीश लक्ष्मण उरांव थे। झारखंड राज्य के पहले लोकायुक्त न्यायाधीश लक्ष्मण उरांव। और झारखंड राज्य के जो वर्तमान लोकायुक्त की बात करें तो अभी झारखंड राज्य का लोकायुक्त का पद क्या है? खाली है। अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि झारखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो झारखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता मंगलमय बनर्जी। महाधिवक्ता मंगलमय बनर्जी। झारखंड राज्य के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? तो झारखंड राज्य के वर्तमान महाधिवक्ता है राजीव रंजन। झारखंड राज्य के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? राजीव रंजन है। अब देखिए झारखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जेपीएससी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था 2002 में। जेपीएससी की स्थापना 2002 में करी गई। अभी है 2022 और इसमें केवल जेपीएससी का एग्जाम कितना बार हुआ है? तो टोटल 7 बार ही हुआ है और वो भी तोड़ मरोड़ के, मतलब पूरे भ्रष्टाचार के साथ। तो ये देख लीजिए क्या हाल है। अगर देश का या राज्य का बागडोर एक ऐसे इंसान या फिर एक बहुत ज़्यादा हलचल वाला एक अस्थायी राज्य इसका सरकार यहाँ पर रहा है, पूरे धन संपत्ति या फिर खनिज संपदा की बात करें तो झारखंड राज्य में क्या बोलते हैं, कूट कूट करके भरा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ का ये स्थिति सिर्फ और सिर्फ यहाँ नेतृत्व के कारण है। चलिए, झारखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2002 में। अभी 2022 है। और 7वां से 10वां एक बार क्या किया? निकाल दिया गया जेपीएससी और उसमें सीट कितना था? 150। अब एक काम क्या करेगा ये, 10वां से 11वां से 20वां निकाल दे और उसमें 2 सीट निकाल दे, फिर 20वां से 100 निकाल दे, ठीक है, और उसमें 1 सीट निकाल दे। कहे हमने 100 जेपीएससी करा दिया मात्र 23 साल में। ठीक है, ऐसा भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं।
झारखंड लोक सेवा आयोग में, झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है? झारखंड लोक सेवा आयोग में जो अध्यक्ष सहित कितने सदस्य, तो 9 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है। याद रखिएगा, झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष फटिक चंद्र हेम्ब्रम थे। झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष फटिक चंद्र हेम्ब्रम थे। झारखंड लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अमिताभ चौधरी है। कौन? अमिताभ चौधरी। जेएसएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा। जेएसएससी के वर्तमान अध्यक्ष अभी सुधीर त्रिपाठी हैं। जेएसएससी के वर्तमान अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी हैं। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो झारखंड राज्य के प्रथम मुख्य सचिव विजय शंकर दुबे। विजय शंकर दुबे। झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्य सचिव सुखदेव सिंह हैं। ठीक है, अब देखिए कहा जा रहा है झारखंड राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो झारखंड राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक शिवाजी महान कैरे थे। शिवाजी महान कैरे। अब देखिए झारखंड राज्य का वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? तो झारखंड राज्य का वर्तमान पुलिस महानिदेशक है नीरज सिन्हा। नीरज सिन्हा। झारखंड के रांची में स्थित राजभवन का निर्माण किस वर्ष किया गया था? झारखंड के रांची में स्थित राजभवन का निर्माण किया गया था 1931 में। 1931 में झारखंड के रांची स्थित राजभवन के शिल्पकार कौन थे? तो ये थे आपके सदालो ब्लेयर्ड। सदालो ब्लेयर्ड जो थे झारखंड के रांची स्थित राजभवन के शिल्पकार थे, सदालो ब्लेयर्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। अब हम देखेंगे झारखंड में स्थानीय शासन। झारखंड में स्थानीय शासन। झारखंड राज्य में किस वर्ष झारखंड पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था? तो ये किया गया था 2001 में। झारखंड राज्य में किस वर्ष झारखंड पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया? 2001 में। झारखंड पंचायती राज अधिनियम के तहत राज्य के अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितना आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया आपके 80%। कितना? 80% अनुसूचित जनजातियों के लिए अधिसूचित क्षेत्रों में, जो लिस्टेड क्षेत्र हैं उनमें क्या किया गया है? अनुसूचित जनजातियों के लिए इतना कितना प्रतिशत? तो 80% आपके आरक्षण का क्या किया गया है? 80% आरक्षण का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है गैर अधिसूचित क्षेत्रों में, गैर अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितना आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है आपके 50%। याद रखिएगा, अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए 80% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है और गैर अधिसूचित क्षेत्रों में 50%। ठीक है। झारखंड पंचायती राज अधिनियम में पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितने परसेंट आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो ये किया गया है आपके 50%। याद रखिएगा, झारखंड पंचायती राज अधिनियम में पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितने परसेंट आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो ये किया गया है 50%। अब देखिए झारखंड पंचायती राज अधिनियम के तहत कितनी जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान है? तो ये किया गया है आपके 5000। याद रखिएगा, झारखंड पंचायती राज अधिनियम के तहत 5000 जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान है। ठीक है। झारखंड राज्य में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? झारखंड राज्य में ग्राम पंचायतों की संख्या 4423 है। आगे देखिए, झारखंड राज्य में कुल कितने ग्राम पंचायतों को अधिसूचित घोषित किया गया है? तो ये किया गया है 2071। झारखंड राज्य में 2071 ग्राम पंचायतों को अधिसूचित घोषित किया गया है। ग्राम पंचायत में के एक सदस्य का निर्वाचन कितनी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है? ये किया जाता है आपके 500। याद रखिएगा, ग्राम पंचायत के एक सदस्य का निर्वाचन कितनी जनसंख्या के आधार पर? तो 500 जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? तो ग्राम पंचायत का प्रधान कहलाता है आपका मुखिया। ग्राम पंचायत का प्रधान कहलाता है मुखिया। ग्राम पंचायत के मुखिया का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये होता है आपका 5 वर्षों का। ग्राम पंचायत के उप मुखिया का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये भी होता है 5 वर्षों का। याद रखिएगा, ये भी होता है 5 वर्षों का। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि झारखंड राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना कैसी है? तो झारखंड राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना त्रिस्तरीय है। याद रखिएगा, ये क्या है, कैसे है, इसको हम लोग डिटेल में थ्योरी क्लास में करेंगे, पॉलिटी में। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत झारखंड का नीचे दिए गए कौन सा जिला अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये किया गया आपका चतरा और जिला, जबकि लातेहार, सिमडेगा, पाकुड़ ये सब जो है
ग्राम पंचायत के मुखिया को उसके पद से हटाने के लिए ग्राम पंचायत के मुखिया को उसके पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव को किस बहुमत से पारित करने की आवश्यकता होती है? तो 2/3 बहुमत से। याद रखिएगा, ग्राम पंचायत के मुखिया को उसके पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है और उसे हटाया जा सकता है कितने बहुमत के साथ? तो 2/3 बहुमत के साथ उसे हटाया जा सकता है पारित करके। याद रखिएगा, मुखिया की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के कार्यों का संचालन उप मुखिया द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के लिए किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है अधिकतम 6 महीने की अवधि तक। ग्राम पंचायत में मुखिया की अनुपस्थिति में कार्यों का संचालन उप मुखिया करेगा, लेकिन अधिकतम 6 महीने तक ही। ग्राम पंचायत का पदेन सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का पदेन सचिव पंचायत सेवक होता है। ग्राम पंचायत का पदेन सचिव पंचायत सेवक होता है। आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है पंचायत सेवक की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है? तो पंचायत सेवक की नियुक्ति करी जाती है राज्य सरकार के द्वारा। पंचायत सेवक की नियुक्ति करी जाती है राज्य सरकार के द्वारा। पंचायत सेवक की नियुक्ति। अब आगे देखिए, कहा जा रहा है नीचे दिए गए कौन सा एक ग्राम पंचायत के आय का स्रोत नहीं है? तो ग्राम पंचायत के आय का स्रोत जो है कर रोपण से प्राप्त आय बिल्कुल है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कौन सा नहीं है? राज्य सरकार से अनुदान भी प्राप्त होता है, स्वैच्छिक दान से भी प्राप्त आय होता है, लेकिन जिला प्रशासन से इन्हें कोई अनुदान नहीं मिलता। तो याद रखिएगा, तो ग्राम पंचायत को आय का स्रोत जिला प्रशासन नहीं है। नीचे दिए गए कौन से एक ग्राम पंचायत का अंग नहीं है? अच्छा, कौन एक ग्राम पंचायत का अंग नहीं है? देखिए, ग्राम पंचायत का अंग जो है ये कौन कौन से? ग्राम सभा है, ग्राम कचहरी, आगे देखिए ग्राम कचहरी है, ग्राम रक्षा दल है, और इसके अलावा देखिए ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी और ग्राम रक्षा दल। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम कचहरी, ग्राम पंचायत और ग्राम रक्षा दल, ये ग्राम पंचायत के अंग 4 अंग है। कौन कौन? एक ग्राम सभा, दूसरा ग्राम पंचायत होता है, तीसरा है ग्राम कचहरी और एक ग्राम रक्षा दल। लेकिन ये ग्राम प्रशासन जो है ये ग्राम पंचायत का अंग नहीं है। ग्राम सभा के सदस्य जो होते हैं वो सभी ग्रामीण मतदाता होते हैं। ग्राम सभा के सदस्य सभी ग्रामीण मतदाता होते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है ग्राम सभा के सभी सदस्यों के द्वारा। ग्राम पंचायत किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ग्राम सभा को नीचे दिए गए किसकी संज्ञा दी जा सकती है? तो ये दी जा सकती है सुरक्षा प्रहरी की। ग्राम सभा को सुरक्षा प्रहरी की संज्ञा दी जा सकती है। ग्राम सभा को सुरक्षा प्रहरी की संज्ञा दी जा सकती है। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि गांव के छोटे मोटे दीवानी एवं फौजदारी मामलों को कौन निपटाता है? तो गांव के छोटे मोटे दीवानी तथा फौजदारी मामलों को ग्राम कचहरी निपटाता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान होता है सरपंच। ग्राम कचहरी के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ग्राम कचहरी के कुल सदस्यों की संख्या 9 होती है। ग्राम कचहरी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है यानी कि झूठा है? तो यहां पर देखिए, ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है? तो सरपंच होता है। ग्राम कचहरी के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है, बिल्कुल सही। ग्राम कचहरी अधिकतम 10,000 रुपए तक के मामलों का निपटारा कर सकती है, बिल्कुल सही। लेकिन ग्राम पंचायत का मुखिया अनिवार्य रूप से ग्राम कचहरी का सदस्य होता है, ये कोई जरूरी नहीं है। ग्राम कचहरी अधिकतम कितने माह तक साधारण कारावास की सजा सुना सकता है? अधिकतम कितने साल की साधारण कारावास की सजा सुना सकता है? तो ये सुना सकता है आपका 3 महीने का। कितने? 3 महीने का। ग्राम कचहरी के द्वारा अधिकतम कितना आर्थिक दंड दिया जा सकता है? तो ग्राम कचहरी के द्वारा अधिकतम आर्थिक दंड 1,000 रुपए तक का दिया जा सकता है। ग्राम रक्षा दल के में किस उम्र समूह के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है? ग्राम रक्षा दल में किया जाता है 18 से 30 वर्ष तक के लोगों को शामिल। ग्राम रक्षा दल का नेता क्या कहलाता है? ग्राम रक्षा दल का नेता कहलाता है दलपति। ग्राम रक्षा दल का नेता दलपति कहलाता है। ग्राम रक्षा दल को किस रूप में व्याख्यात किया जा सकता है? ग्राम रक्षा दल को यह गांव का एक पुलिस व्यवस्था है, इस रूप में से इसका एक्सप्लेन इसको किया जा सकता है ग्राम रक्षा दल को, यह गांव का पुलिस व्यवस्था है, ठीक है। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि पंचायत समिति का गठन नीचे दिए गए किस स्तर पर किया जाता है? तो पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर किया जाता है। पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर किया जाता है। नीचे दिए गए कौन से एक पंचायती राज व्यवस्था की केंद्रीय इकाई है? तो कौन सा एक पंचायती राज व्यवस्था की केंद्रीय इकाई है? तो ग्राम सभा नहीं है, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, बल्कि पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था की केंद्रीय इकाई है। पंचायती राज व्यवस्था की केंद्रीय इकाई सेंट्रल यूनिट पंचायत समिति होता है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली, पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय प्रणाली है, इनमें से नीचे दिए गए कौन सी संस्था द्वितीय स्तर पर अवस्थित है? तो ये याद रखिएगा, द्वितीय स्तर पर है आपका पंचायत समिति।
देखिए, अगर आप यहाँ पर बात करें कि जो तीन स्तर वाला पंचायती राज का जो अलग अलग लेवल है, 3 लेवल वाला, तो पहले लेवल पर कौन आता है? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। दूसरे स्तर पर प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति। अभी ऊपर में हमने देखा था ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरे लेवल पर आता है दूसरे स्तर पर प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, और तीसरे लेवल पर कौन आएगा? जिला स्तर पर जिला परिषद। तो ये 3 त्रिस्तरीय पंचायती राज का फॉर्मूला है, जिसमें कि पहला ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, ठीक है, ये रहेगा। अब देखिए झारखंड राज्य के तो दूसरे स्तर पर कौन है? पंचायत समिति है, ठीक है। झारखंड राज्य के कितने प्रखंडों में पंचायत समिति नाम की संस्था कार्यरत है? तो झारखंड राज्य के कितने पंचायत में कितने प्रखंडों में, ठीक है, हम जानते हैं प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होता है, तो ये याद रखिएगा 263 प्रखंडों में पंचायत समिति नाम संस्था कार्यरत है। अब देखिए राज्य के कितने प्रखंडों को अधिसूचित घोषित किया गया है, और यहाँ पर पंचायत समिति के सभी पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, तो ये आपको याद रखना है 132। राज्य के 132 प्रखंडों को अधिसूचित घोषित किया गया है, और यहाँ पर पंचायत समिति के सभी सदस्य एसटी ही होंगे। अब देखिए क्या कहा जाता है, पंचायत समिति में कितनी जनसंख्या के आधार पर एक सदस्य का निर्वाचन होता है? तो ये होता है 5000। याद रखिएगा पंचायत समिति की 5000 जनसंख्या के आधार पर एक सदस्य का निर्वाचन होता है। कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो यहां देखिए संबंधित प्रखंड क्षेत्र से निर्वाचित सभी मुखिया पंचायत समिति के पदेन सदस्य होते हैं। तो बिल्कुल सही, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत का मुखिया जो हेड होता है, वो प्रधान होता है, वो मुखिया होता है, और संबंधित उस ब्लॉक से संबंधित सभी निर्वाचित मुखिया पंचायत समिति के पदेन सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही। उस प्रखंड से संबंधित प्रखंड क्षेत्र से निर्वाचित विधानसभा के सभी सदस्य पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही। संबंधित प्रखंड क्षेत्र से निर्वाचित लोकसभा के सांसद पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, ठीक है। संबंधित प्रखंड क्षेत्र से निर्वाचित राज्यसभा के सांसद पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। तो सभी सत्य है, ठीक है, सभी सत्य है। अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है पंचायत समिति के प्रमुख को क्या कहा जाता है? पंचायत समिति के प्रमुख को कहा जाता है प्रमुख ही कहा जाता है। तो पंचायत समिति के प्रमुख को प्रमुख कहा जाता है, पंचायत समिति प्रमुख। पंचायत समिति के प्रमुख का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो पंचायत समिति के प्रमुख का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। पंचायत समिति के प्रमुख को उसके पद से हटाने के लिए कितने बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव को पारित किया जाना चाहिए? तो ये आपका 2/3 बहुमत से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाना होगा, जब भी जाकर आप पंचायत समिति के प्रमुख को के पद से हटा सकते हैं, ठीक है। पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? पंचायत समिति का सचिव होता है प्रखंड विकास अधिकारी, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि प्रखंड विकास अधिकारी। पंचायत समिति के संबंध में नीचे दिए गए कौन से कथन सत्य है? पंचायत समिति के संबंध, चलिए यहाँ पर इस पर विचार करते हैं कि जो ये कहा जा रहा है कि पंचायत समिति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए पंचायत समिति का गठन जिला स्तर पर किया जाता है। क्या जिला स्तर पर किया जाता है? नहीं, पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर ब्लॉक लेवल पर किया जाता है। किस पर? ब्लॉक लेवल पर किया जाता है। प्रखंड विकास अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायत समिति की बैठक में तो भाग लेता है, परंतु वह मतदान नहीं कर सकता। ये सही है, ठीक है, क्योंकि वीडियो पंचायत समिति के बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान करने का अधिकार इसे नहीं है, तो ये सही है। अब देखिए पंचायत समिति के अपने आय के लिए क्या केवल राज्य सरकार के अनुदान पर निर्भर होता है? नहीं, पंचायत समिति अपने आय के लिए राज्य सरकार पर निर्भर तो होता है, लेकिन उसके अलावे ये भूमि कर, यानी कि जो आपका लैंड टैक्स होता है, उसके बाद उपार्जित कर, इन सब पर भी क्या होता है? निर्भर होता है। तो ये भी गलत हो जाएगा कि पूरी तरह से केवल राज्य सरकार के अनुदान पर निर्भर, ऐसा नहीं है। पंचायत समिति पंचायती राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च स्तर की संस्था नहीं। पंचायती राज्य व्यवस्था अगर बात करें, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के मॉडल को हमने अपनाया है, और त्रिस्तरीय में 3 लेवल में क्या होता है? सबसे नीचे का लेवल ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरे स्तर का लेवल पर प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, और तीसरे स्तर पर यानी कि सबसे सर्वोच्च संस्था कौन? जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। तो सबसे सर्वोच्च स्तर की संस्था जिला परिषद है अगर पंचायती राज व्यवस्था में बात करें तो। ये नहीं कि पंचायत समिति है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे देखिए नीचे दिए गए कौन पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्तर की इकाई है? तो ये आपका कौन सा है? जिला परिषद है। कौन सा? जिला परिषद है। जिला परिषद की स्थापना किस स्तर पर की जाती है? जिला परिषद की स्थापना जिला स्तर पर की जाती है। पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर किया जाता है पंचायत समिति, और ग्राम स्तर पर किया जाता है ग्राम पंचायत, ठीक है। अब देखिए झारखंड राज्य में कुल कितने जिला परिषद कार्यरत हैं? झारखंड राज्य में कुल कितने जिला परिषद कार्यरत हैं? तो झारखंड राज्य में कुल जिला परिषद
परिषद कार्यरत हैं 24। याद रखिएगा, झारखंड राज्य में कुल जिला परिषद 24 जिलों में जिला परिषद कार्यरत है। ठीक है, याद रखिएगा। तो झारखंड राज्य में 24 जिला परिषद कार्यरत है। अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि राज्य के कितने जिला परिषद अधिसूचित घोषित हैं, जिसमें सभी पद अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व्ड हैं? तो 13। 24 जिला परिषद में 13 जिला परिषद के जो सीट हैं वो रिजर्व्ड है किसके लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए, क्योंकि इसे अधिसूचित घोषित किया गया है। अब आगे देखिए, जिला परिषद के बारे में, जिला परिषद के संबंध में नीचे दिए गए कौन से कथन असत्य हैं? तो हम यहां से देखते हैं कि जिला परिषद में, जिला परिषद के बारे में बोला जा रहा है कि बताइए कौन सा कथन असत्य है। चलिए देखते हैं। जिला परिषद में प्रत्येक सदस्य 50,000 की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन किया जाता है। तो जिला परिषद के में प्रत्येक सदस्य का 50,000 की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन किया जाता है, ये सही है जिला परिषद में। अच्छा, संबंधित जिला क्षेत्र से, देखिए जिला परिषद जिला स्तर पर इसका गठन होता है, तो संबंधित जिला क्षेत्र से निर्वाचित पंचायत समिति के सभी प्रमुख, देखिए पंचायत समिति का क्या होता है? प्रमुख होता है। तो पंचायत समिति के सभी प्रमुख जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं, सही बात है। अच्छा, संबंधित जिला क्षेत्र से निर्वाचित सभी विधायक तथा सांसद जिला परिषद के सह सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही। तो ये सभी के सभी कथन यहाँ पर सत्य हैं। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, जिला परिषद के प्रधान को क्या कहा जाता है? जिला परिषद के प्रधान को कहा जाता है मुख्य अध्यक्ष कहा जाता है। देखिए जिला परिषद के प्रधान को क्या कहा जाता है? अध्यक्ष कहा जाता है। जिला परिषद के प्रधान को अध्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जिला परिषद के प्रधान को। अब आगे देखिए, कहा जा रहा है जिला परिषद के प्रमुख को उसके पद से हटाने के लिए कितने सदस्यों के द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव को पारित किया जाना आवश्यक है? तो 2/3। इसमें भी 2/3। जिला परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो जिला परिषद की अध्यक्ष, बैठकों की अध्यक्षता जो करता है वो जिला परिषद का अध्यक्ष करता है। नीचे दिए गए कौन से जिला परिषद का पदेन सचिव होता है? जिला परिषद का पदेन सचिव जो होता है वो आपका उप विकास आयुक्त होता है। उप विकास आयुक्त जो होता है वो जिला परिषद का पदेन सचिव होता है। झारखंड राज्य में कितने नगर निगमों की स्थापना करी गई है? तो झारखंड राज्य में 9 नगर निगम की स्थापना करी गई है। झारखंड राज्य में 9 नगर निगम अभी वर्तमान समय में संचालित होती है, जैसे कि रांची नगर निगम है, आदित्यपुर नगर निगम, आपका धनबाद है, चास है, देवघर, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो और गिरिडीह। तो 9 नगर निगम अभी झारखंड में इसकी स्थापना करी गई है। आगे देखिए, रांची नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? रांची नगर निगम की स्थापना किस वर्ष करी गई थी? तो ये करा गया था 1979 में। रांची नगर निगम की स्थापना 1979 में करी गई। नगर निगम का आयुक्त जनता द्वारा निर्वाचित होता है, या फिर तो देखते हैं नगर निगम का आयुक्त राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नगर निगम का आयुक्त जो होता है वो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, देखिए अब हम देखते हैं नगर निगम का वास्तविक प्रधान कौन होता है? नगर निगम का वास्तविक प्रधान जो होता है वो नगर आयुक्त होता है। नगर निगम का वास्तविक प्रधान जो होता है नगर आयुक्त होता है। झारखंड राज्य में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? झारखंड राज्य में नगर पंचायतों की कुल संख्या 20 है। झारखंड राज्य में नगर पंचायतों की, अब देखिए झारखंड राज्य में नगर परिषदों की कुल संख्या कितनी है? झारखंड राज्य में नगर परिषदों की संख्या टोटल 20 है। झारखंड राज्य में नगर परिषदों की संख्या टोटल 20 है, याद रखिएगा झारखंड राज्य में। अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है झारखंड राज्य में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र समिति हैं? झारखंड राज्य में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र समिति है? तो केवल एक। झारखंड राज्य में कुल एक अधिसूचित क्षेत्र समिति है। झारखंड राज्य में प्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये किया गया था आपके रांची में। झारखंड राज्य में प्रथम नगर पालिका की स्थापना रांची में करी गई थी। और कब करी गई थी? तो 1869 में। रांची नगर पालिका की स्थापना 1869 में करी गई थी। झारखंड राज्य में एकमात्र क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण कहाँ है? तो ये है आपके रांची में ही। झारखंड राज्य में एकमात्र क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण रांची में है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, झारखंड राज्य में एकमात्र छावनी बोर्ड कहाँ विद्यमान है? एकमात्र छावनी बोर्ड कहाँ विद्यमान है? तो ये रामगढ़ में है, याद रखिएगा रामगढ़ में। अब हम देखते हैं आगे, छावनी बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो छावनी बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो होता है आपका छावनी बोर्ड का कमांडिंग ऑफिसर। छावनी का कमांडिंग ऑफिसर छावनी बोर्ड का अध्यक्ष होता है। छावनी बोर्ड किसके नियंत्रण में कार्य करता है? तो छावनी बोर्ड रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य करता है। अब देखिए छावनी बोर्ड के सदस्य कौन होते हैं? तो छावनी बोर्ड के जो सदस्य होते हैं वो आधे निर्वाचित तथा आधे मनोनीत होते हैं। छावनी बोर्ड के सदस्य आधे निर्वाचित हैं और आधे मनोनीत होते हैं। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, झारखंड का एकमात्र अधिसूचित क्षेत्र समिति कौन सा है? देखिए झारखंड का एकमात्र अधिसूचित क्षेत्र समिति जमशेदपुर में है। झारखंड का एकमात्र अधिसूचित क्षेत्र समिति। ठीक, अब हम देखेंगे आगे।
अब राज्यों से संबंधित कुछ संवैधानिक उपबंध, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, उसको देख लेते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड में राज्यपाल के पद की व्यवस्था करी गई है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि राज्य के लिए राज्यपाल के पद का प्रोविजन जो है वो आपके संविधान के अनुच्छेद 153 में है, ये आप जानते भी होंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, झारखंड के लिए तो कोई अलग से अनुच्छेद या आर्टिकल्स नहीं बना है या संविधान नहीं बना है, तो पूरे देश के लिए जो है वो भी यही है, वो इसी के लिए भी है, मतलब झारखंड के लिए भी वही लागू होगा। तो संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत झारखंड या फिर किसी भी राज्य में राज्यपाल के पद की व्यवस्था की गई है। अब देखिए झारखंड राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन है। तो कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्य का राज्यपाल होता है, जैसे राष्ट्रपति है केंद्र में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो केवल झारखंड ही नहीं बल्कि संविधान के, याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ हो जाएगा झारखंड से भी संबंधित यही अनुच्छेद 155। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है। तो राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है अनुच्छेद 161 के तहत। राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है संविधान के, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत। तो ये झारखंड में भी लागू होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड के राज्यपाल को, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड के राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद के गठन की व्यवस्था करी गई है। तो ये आपका है अनुच्छेद 163। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत किसी भी राज्य में राज्यपाल को असिस्ट करने के लिए, उसको सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाता है अनुच्छेद 163 के तहत। झारखंड राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ये महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है ये किया जाता है आपका राज्यपाल के द्वारा। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा करी जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। तो ये अनुच्छेद 165 के तहत। देखिए राज्य का, ये पूरे भारतवर्ष का बात है, केवल यहाँ झारखंड राज्य में ऐसा नहीं कि केवल झारखंड राज्य है, यहाँ पर झारखंड राज्य के लिए पढ़ा जा रहा है तो झारखंड राज्य की बात कर दी जा रही है। लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत किसी भी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति करी जाती है। ठीक है, अब आपको देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में विधानसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है। तो ये किया गया आपका अनुच्छेद 170 के तहत। अनुच्छेद 170 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत किसी भी राज्य के में विधानसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा की सदस्यता के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है उसका प्रावधान किया गया है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत ऐसा किया गया भाई। तो ये किया गया अनुच्छेद 173 के तहत। देखिए विधान किसी भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173, याद रखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 के तहत विधानसभा की सदस्यता के लिए, विधानसभा की सदस्यता के लिए क्या आप उसके मेंबर बन सकते हैं, उसके सदस्य बन सकते हैं, आपके अंदर ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, अर्हता होनी चाहिए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 178 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 178 के तहत विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद में राज्यों के धन विधेय की परिभाषा किस में दी गई है। तो राज्यों के धन विधेय की परिभाषा अनुच्छेद 199 में दी गई है। मनी बिल, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 199 में राज्यों के धन विधेय की परिभाषा दी गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड विधानसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण जो कि बजट होता है उसे प्रस्तुत किया जाता है। तो ये किया जाता है आपके अनुच्छेद 202 के तहत। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के तहत राज्य का बजट पेश किया जाता है। ठीक है, राज्य का बजट अनुच्छेद 202 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड के राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश पारित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर झारखंड बोल दिया गया है, ये ऐसे बोलना चाहिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश पारित किया जाता है। तो ये आपका कौन सा, अनुच्छेद 213 के तहत। देखिए अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश पारित कर सकता है, और उसको उल्टा दीजिए 213, तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल, किसी भी राज्य का राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, किस आर्टिकल के तहत झारखंड राज्य में हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया है। तो ये किया गया है आपके अनुच्छेद 214 के तहत। अनुच्छेद 214 के तहत संविधान के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत किसी भी राज्य में हाई कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, ठीक है, केंद्र में अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का न्यायालय का प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय
का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 214 तो क्या हो जाएगा, एक इधर उधर कीजिए तो एक 214 और 124 केवल नंबर्स को इधर उधर कीजिएगा, हो जाएगा। तो अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय और 214 के तहत उच्च न्यायालय। ठीक है, झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ये किया जाता है आपके किस अनुच्छेद के तहत? ये किया जाता है आपका अनुच्छेद 217 के तहत। अनुच्छेद 217 के तहत हाई कोर्ट के जजों को जो का नियुक्ति किया जाता है और उसके मतलब उसके एलिजिबिलिटी के लिए जो भी रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया है सब कुछ अनुच्छेद 217 में ही लिखी गई है। अब आगे देख लेते हैं। हाल के दिनों में झारखंड हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? तो ये किया गया था आपके अनुच्छेद 223 के तहत। अनुच्छेद 223 के तहत किसी भी राज्य में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करी जाती है तो उसी अनुच्छेद के तहत झारखंड में भी किया जाएगा। तो केवल ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 223 के तहत कार्यकारी यानी कि उसके जगह पर मेन मुख्य न्यायाधीश की जगह अगर नहीं रहे तो कार्यकारी जजों की नियुक्ति करी जा सकती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा रीट जारी किया जाता है? तो झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा जो रीट जारी किया जाता है वो अनुच्छेद 226 के तहत। और ऐसा नहीं, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ऐसा कह सकते हैं आप कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी किया जाता है। ठीक है, रीट जारी किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा। जैसे कि केंद्र की अगर बात करें तो आपने पढ़ा होगा मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार में जो कि भाग 3 में संविधान के अनुच्छेद भाग 3 के अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है। ठीक है, मौलिक उपचारों का अधिकार, ये जो उसमें कहते हैं रीट जारी करता है, तो वैसे ही यहाँ पर क्या है 226 के तहत राज्य के हाई कोर्ट रीट जारी करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति करी जाती है? तो जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत की जाती है। ठीक है, अब देखिए झारखंड राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ सीटें रिजर्व्ड हैं और यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यह किया गया आपके अनुच्छेद 330 के तहत। अनुच्छेद 330 के तहत किसी भी राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ सीटें, एसटीज के लिए कुछ सीटें रिजर्व्ड हैं और यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत किया गया है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि झारखंड राज्य की विधानसभा में कुछ सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है और यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया आपका अनुच्छेद 332 के तहत। 330 के तहत जो अनुसूचित जनजाति है लोकसभा में उनके लिए सीटें आरक्षित हैं और विधानसभा में अनुच्छेद 332 के तहत झारखंड राज्य की सेवाओं में संविधान के किस अनुच्छेद के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण दिया जा सकता है? तो ये दिया जा सकता है आपके अनुच्छेद 335 के तहत। तो 335 के तहत अनुसूचित जनजाति का सीट रिजर्व है लोकसभा में, 332 के तहत विधानसभा में और 335 के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया जा सकता है। ये है। अब आगे देख लेते हैं। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? तो यह प्रक्रिया अपनाया जाएगा, उसी विधि से हटाया जाएगा जिस विधि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। झारखंड विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो झारखंड के राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? झारखंड जेपीएससी के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये राष्ट्रपति को प्राप्त है उसके पद से हटाने का अधिकार। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने पूरा का पूरा झारखंड के पॉलिटी को कवर कर लिया एमसीक्यू के माध्यम से। इसे आप अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद इसको प्रैक्टिस भी कीजिएगा, काम हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल के जितने भी कंटेंट आते हैं उसको उतना ही सपोर्ट दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।